नमस्कार, हाय, हेलो, रेडियो केजीएमयू गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य बान में हम हर बुधवार अपने साथ किसी हेल्थ एक्सपर्ट को लेकर आते हैं ताकि आपके मन में जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स हैं किसी भी चीज़ को लेकर, उसके बारे में बात कर सकें। स्वास्थ्यवान स्मार्ट और केजीएमयू की एक पहल है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, टीबी और उसके उपचार को लेकर, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य और पोषण को लेकर, कोविड और उसके उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण को लेकर। लेकिन आज स्वास्थ्यवान में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, टीबी और उसके उपचार के बारे में। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट से डॉक्टर दर्शन बजाज। डॉक्टर, वेलकम टू द स्टूडियो। नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर दर्शन कुमार बजाज और मैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। डॉक्टर, अगर हम सबसे पहले बात करें ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में लोग खुलकर बात ही नहीं करना चाहते, तो अगर हम इससे जुड़े इतिहास के बारे में जाने कि किस तरीके से आया था, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग टीबी एक स्टिग्मा है अभी भी हिंदुस्तान में, और इसका इतिहास देखा जाए तो बहुत पुराना है, हज़ारों वर्षों पुराना इतिहास है इसका। और मैंने जितना ढूंढा मुझे ये मिला कि 9000 वर्ष पूर्व में भी टीबी का इतिहास मिला है और इसको बहुत गंभीर बीमारी के रूप में लिया जाता है। और 1882 में रॉबर्ट कॉक्स नाम के साइंटिस्ट ने जो है गाय होती है उनके खून में से इसके बैक्टीरिया को आइसोलेट किया और उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का नाम दिया गया और उनके लिए 1905 में उसको नोबेल प्राइज़ से उनको पुरस्कृत किया गया। और उसी दिन को 24 मार्च 1882 को लेकर फिर हम उसी दिन को हम वर्ल्ड टीबी डे के रूप में मनाया जाता है 24 मार्च को। तो ये तो टीबी से जुड़े ऐसे इतिहास के बारे में मैं बताता हूँ। इसको टीबी को तपेदिक भी बोला जाता है, इसको क्षय रोग भी बोला जाता है, इसको यक्ष्मा भी बोला जाता है। और इवन कई लोगों को ये पता नहीं हुआ कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी पत्नी श्रीमती कमला नेहरू की मृत्यु भी टीबी से ही हुई थी। और इसलिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सीरियसली टीबी को लिया है। और उसके बाद में उस 1940 से पहले इसके लिए कोई दवाइयाँ थी ही नहीं, तो मरीजों को जो है सैनिटोरियम्स में रखा जाता था जहाँ पे उनको वातानुकूलित वातावरण दिया जाता था, अच्छी हवा, खुली हवा, पौष्टिक आहार, इन सब को ही इस्तेमाल करके टीबी के मरीजों को ठीक करने की कोशिश की जाती थी। 1940 के बाद इसके लिए कुछ दवाइयाँ आई और उसके बाद में 1962 में नेशनल टीबी प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ। लेकिन 1993 में ये देखा गया कि ये प्रोग्राम एक मतलब इसकी जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम थी, 30% केवल सक्सेस रेट थी, जो कि अनुमानित सक्सेस रेट से काफ़ी कम थी। तो उसको फिर रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के रूप में इसको फिर से लॉन्च किया गया, जो 1993 में स्टार्ट किया गया। उसके बाद इसको स्केल अप करते रहे और उसके बाद में 2012 में टीबी को नोटिफाइबल डिजीज़ घोषित कर दिया गया कि जो भी डॉक्टर या कोई भी हेल्थ वर्कर टीबी के मरीज से वो उसके संपर्क में आएगा तो उसको नोटिफाई कराएगा और डिजीज़ को, मतलब वो संज्ञान में लाएगा और डिजीज़ को। ये एक गैजेट नोटिफिकेशन था और ये अगर आप टीबी नोटिफाई नहीं कराते तो ये एक अपराध है। तो हर जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, अगर वो टीबी के संपर्क में ऐसे किसी मरीज से आता है तो उसको टीबी नोटिफाई कराना जरूरी है। और अभी 2020 में जो जनवरी में जो है इस प्रोग्राम का नाम बदल के नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया है। अच्छा। क्योंकि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उन्होंने टीबी को बहुत गंभीरता से लिया और 13 मार्च 2018 एक ऐतिहासिक डेट है जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि हमें जो भारतवर्ष को जो है वो 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। तो ये जो इन्होंने डेडलाइन हम लोगों को दी है, ये बाकी जो देशों से उनसे 5 साल पहले है। मतलब बाकी देशों में ये 2030 और 2035 है और यहाँ पे जो भारतवर्ष में है वो 2025 उन्होंने डेडलाइन घोषित की हुई है उसके। और तो ये टीबी से जुड़े कुछ रोचक इतिहास के बारे में मैंने जानकारी दी आपको। अच्छा, अगर हम इसके टीबी के लक्षण के बारे में बात करें और ये किस तरीके से फैलता है? देखिए, टीबी के कई तरह के जो लक्षण हैं वो हैं, बुखार है, 2 हफ्ते से ज़्यादा किसी को खांसी आती है तो ये भी टीबी, जो मतलब जो भी मरीज को खांसी है, बलगम है, जो कि नॉर्मल ट्रीटमेंट से नहीं सबसाइड हो रहा है और वो प्रोलॉन्ग हो रहा है और हफ्ता और 2 हफ्ते से ऊपर उसका वो ड्यूरेशन हो गया है। साथ में मरीज़ को बुखार भी आ रहा है जो कि कई बार शाम को चढ़ता है, रात में पसीना भी मरीज़ को आ सकता है। इसके अलावा मरीज़ की भूख ख़त्म हो जाती है, उसका वजन गिरने लगता है, खांसी में खून भी कुछ मरीज़ों को आ जाता है। तो ये सारे जो लक्षण हैं ये टीबी के किसी भी जो मरीज़ को उसकी ये लक्षण हो सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि जो टीबी है वो कुछ प्रकार की होती है। तो जैसे कि एक होती है पल्मोनरी टीबी जिसको बोलते हैं फेफड़ों वाली टीबी, और एक होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी जिसको बोलते हैं कि फेफड़े के अलावा जो अन्य अंगों को प्रभावित करती है। तो फिर फेफड़ों की टीबी ज़्यादा कॉमन होती है और ये जो है आपका जो आपके जो जीवाणु उसके हवा में रहते हैं और जो कोई आदमी खांसता है या छींकता है या ज़्यादा देर बात करता है तो इससे ये फैलती है। जी। और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है वो
बात करने से, छींकने से, खांसने से नहीं फैलती है। वो मरीजों में, जैसे कोई मरीज है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का, तो वो टीबी फैलाएगा नहीं। तो ऐसे मरीज से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो पल्मोनरी टीबी वाला जो मरीज है, उससे हम लोग एहतियात बरतें, उसके बारे में मुंह पे रुमाल लगाएं या उसको बोलें कि अपना हाथ का उपयोग करे, उसको पीठ करके हम बिठाएं। तो ये तो हो गए प्रकार फेफड़े वाली टीबी और जो कि अन्य अंगों की टीबी है। जी। तो इसमें जो अन्य अंग वाली टीबी है वो कई प्रकार की होती है। जैसे कि वो गांठ वाली टीबी होती है, वो सबसे कॉमन होती है। गांठ मतलब छोटी छोटी गांठें निकल आती हैं गले में या बगल में या कहीं और भी निकल सकती हैं। उसके अलावा उसके बाद आता है नंबर झिल्ली वाली टीबी का, जिसको बोलते हैं हम प्लूरल इफ्यूजन, मतलब फेफड़े में पानी आ जाता है। अच्छा। तो ये जो है 2 मुख्य प्रकार हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के। इसके अलावा फिर दुनिया भर की जो है, आप जैसे कि कहते हैं ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जी। तो टीबी ऐसा कोई अंग शरीर का छोड़ती नहीं है। सर के बाल और नाखूनों को अलावा सारे जगह की टीबी नोटिफाई हो चुकी है। ओके। तो बोन टीबी हो गई, चमड़ी की टीबी हो गई, आंखों की टीबी हो गई, कान की टीबी हो गई। आप शरीर का कोई भी अंग ले लीजिए, टीबी किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। तो मेरी नज़र में टीबी एक इच्छाधारी बीमारी है। अच्छा। तो जैसे पुराने ज़माने में कहते थे कि इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं, तो ऐसे ही टीबी भी कोई भी रूप ले सकती है। तो ये बड़ा रोचक है टीबी के बारे में। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीबी जो है पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है। अगर टीबी का ढंग से निदान किया जाए और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो टीबी बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपने निदान और उपचार की बात करी और आपने ये भी कहा कि टीबी को पूरी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो किस तरीके से इसका उपचार किया जाता है? देखिए, टीबी का उपचार से पहले हमें टीबी उसको है कि नहीं ये पता लगाना है। तो मैंने 2 तरह की टीबी आपको बताई, फेफड़े वाली और बिना फेफड़े वाली टीबी। तो फेफड़े वाली टीबी में क्या, जनरली जो मरीज है उसको खांसी है, खांसी के साथ बलगम भी आता है। तो बलगम में अगर टीबी के कीटाणु मिल जाते हैं तो वो उसका एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा। मतलब वो सबसे पुख्ता टेस्ट है टीबी का। अगर मरीज का जो है बलगम में देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा माइक्रोस्कोपिकली एक टेस्ट के बाद में। उसके अलावा उसका कल्चर किया जाता है उनके बैक्टीरिया का, तो वो ग्रो करते हैं। तो वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया। इसके अलावा छाती का एक्सरे, उसमें धब्बे दाग दिखाई दे सकते हैं। तो ये फेफड़े वाली टीबी की बात हो गई। इसके अलावा जो अन्य अंगों की टीबी, जैसे मान लीजिए किसी को गांठ है तो गांठ में जो है सुई डाल के उसकी जांच की जाती है। इसके अलावा अगर किसी को पानी है छाती में तो उसकी पानी की निकाल के जांच की जाती है। तो जहाँ की जैसी जिसको उसने प्रभावित किया होगा टीबी ने, उस अंग को जो है उसी तरह से डील किया जाएगा। तो ऐसे टीबी को निदान किया जाता है। और इसके अलावा जो ये बलगम की जो मैंने बात की, तो इसके लिए बहुत आधुनिक टेस्ट आ गए हैं, जिनको कि वो जीन बेस्ड टेस्ट हैं। जीन जो होते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जीन्स होते हैं, तो जैसे सीबी नाट एक टेस्ट है जिसको पूरे तरह बोले जाते हैं कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, और एलपीए लाइन प्रोब ऐसे। तो ये टेस्ट क्या करते हैं, ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में ही टीबी की जो है उसके बारे में हमें बता देंगे, जानकारी देंगे कि ये टीबी का मरीज है और इसमें इस तरह की टीबी है। इस तरह की टीबी से मेरा मतलब है कि टीबी सामान्य है कि जटिल टीबी है। तो सामान्य टीबी मतलब जिसपे कि प्राथमिक चरण की दवाइयाँ काम करती हैं, और जटिल टीबी थोड़ी गंभीर बीमारी है। उसमें भी कई तरह के प्रकार होते हैं, कोई जटिल कम होती है उसमें, और भी जैसे कि जो प्राथमिक चरण की दवाइयाँ होती हैं जब वो काम करना बंद कर देती हैं तो उसको जटिलता के आधार पे हम लोग अपग्रेड करते हैं। तो जो जटिल टीबी है उसको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, उसकी सक्सेस रेट भी थोड़ी कम रहती है जो सामान्य टीबी से। सामान्य टीबी एक ऐसी बीमारी है कि अगर उसको ढंग से हमने उसको डायग्नोस कर लिया और उसका ट्रीटमेंट दे दिया तो वो पूरी तरह ठीक होगी। तो ये टीबी के प्रकार हैं और इसका ट्रीटमेंट जो है 6 महीने मिनिमम ट्रीटमेंट है इसका सामान्य टीबी का, जिसमें सरकारी कोर्स में मुफ्त दवाइयाँ उपलब्ध हैं और उसमें 4 दवाइयों से शुरुआत की जाती है जो 6 महीने तक दवाइयाँ चलती हैं। उसके अलावा जो जटिल टीबी है उसका कोर्स थोड़ा लंबा होता है, वो लगभग 11 महीने से लेकर 20 महीने तक एक्सटेंड करता है। तो उसकी दवाइयाँ, उसमें कुछ अलग दवाइयाँ होती हैं जो पेशेंट के टेस्ट के बेस के ऊपर हम लोग उनको देते हैं। तो ये दवाइयों की बात मैं ना करूँगा, लेकिन मतलब 6 महीने का कोर्स 6 महीने का मिनिमम कोर्स है। इसके अलावा उस ट्रीटमेंट को मरीज का रिस्पॉन्स है उसके आधार पे 3 से 6 महीने में बढ़ा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम बचाव की बात करें, क्या ऐसी भी कोई कंडीशंस होती हैं कि हम बच सकते हैं टीबी से? बिल्कुल बच सकते हैं टीबी से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कफ एटिकेट्स फॉलो करने हैं मरीज को भी, इसके अलावा जो भी उनको डील कर रहा है, डॉक्टर डील कर रहे हैं, क्या कोई उनका कहीं घर वाला है, जो भी उनके फ्रेंड्स हैं वो डील कर रहे हैं पेशेंट को, तो हमें कफ एटिकेट्स फॉलो करने हैं। जैसे कि मरीज के मुंह से बात नहीं करनी है, उसको मरीज को मतलब आप उनसे मतलब एक डिस्टेंसिंग वैसे ना रखें, लेकिन मतलब एहतियात तो आपको बरतनी है। तो आपको मरीज को जैसे कि पीट करके बात कर सकते हैं, उसको जैसे मरीज के मतलब आप वो उसका सामना आपके मुंह से ना हो और वो आपके मुंह पे छींके नहीं, खांसे नहीं, या ज़्यादा देर बातचीत ऐसे ना हो आप में, वो अपना
मास्क को इस्तेमाल कर ले। जो कोविड में हम लोगों को एक नई चीज़ मिली है मास्क, जो कि मतलब पहले से कहा जाता था कि कई इन्फेक्शन के लिए मतलब रोकता है, लेकिन वो कोविड ने इस चीज़ को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाया है। तो मास्क का उपयोग एक बहुत अच्छी तरीका हो सकता है टीबी से रोकथाम के लिए। इसके अलावा आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करनी चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। इसके अलावा स्मोकिंग या अल्कोहल या कोई और एडिक्शन, किसी भी तरह का नशा आप ना करें, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बनी हुई रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो करके कि आप टीबी से अपना बचाव कर सकते हैं। सरकार की अगर हम सर बात करें कि तो वो क्या कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स कर रही है टीबी को, जैसे कि आपने बताया 2025 तक ये लक्ष्य है कि हम टीबी मुक्त भारत करेंगे। देखिए, कोई भी बीमारी होगी तो उसके लिए हमें मेनली उसकी डायग्नोसिस बननी चाहिए और उसके अलावा उसका ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। तो सरकार दोनों ही उन पे कंडीशंस पे काम कर रही है, और जो टीबी के लिए हमने टेस्ट, आधुनिक टेस्ट बताए, वो फ्री में उपलब्ध हैं सरकारी सेंटर्स पे। और इसके अलावा जो है, जो दवाइयाँ भी हैं वो भी बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हैं। तो कुछ प्रोसेस के बाद में ये जो हैं चीज़ें मरीज को मुहैया करा दी जाती हैं। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि एक निक्षय पोषण योजना सरकार ने चालू की है कि जो भी मरीज टीबी का होगा उसको हर महीने उसके आधार लिंक्ड अकाउंट में उसके पैसा जाएगा। 500 रुपये पर मंथ जो है उसके अकाउंट में पैसा जाता है जब तक उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। इसके अलावा जो टीबी जो हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं उनके लिए भी इंसेंटिव्स हैं, पारितोषिक हैं। जो भी मरीज मतलब नोटिफाई होगा किसी हेल्थ केयर वर्कर द्वारा, उसके लिए पारितोषिक है। उसके अलावा जो उनको दवाइयाँ खिलाएंगे, जैसे सरकार जो ये प्रोग्राम चलाती है तो उसमें कई सारी मैन पावर रखती है, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, तो इन लोगों के भी अकाउंट में पैसा जाता है। तो सरकार जो है दोनों ही फ्रंट्स पे काम कर रही है, लेकिन लक्ष्य बहुत बड़ा है। और अभी कोविड में हमने देखा कि कुछ जो व्यवस्था थोड़ी सी मतलब ट्रैक से इधर हो गई, तो थोड़ा सा मतलब चैलेंज और बड़ा हो गया है। हालांकि हम इस पे पूरी पुरजोर कोशिश करके हम लोग काम कर रहे हैं। सब लोग अगर जागरूक रहेंगे तो मेरे ख्याल से 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है वो ज़रूर उसमें हम कामयाब होंगे। बस ज़रूरी है कि हम सब जागरूक रहें, टीबी के किसी भी लक्षण को हम किसी भी तरीके से छुपाएं नहीं। लोग अक्सर छुपा ले जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बोला कि टीबी आज भी मतलब इतना हम कहेंगे कि प्रोग्रेस कर रहे हैं हर चीज़ में, हर तरह का ट्रीटमेंट हमें मिल रहा है, लोग खुलकर हर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन टीबी अभी भी एक ऐसी चीज़ बनी हुई है कि लोगों के बीच में स्टिग्मा है, लोग नहीं बात करना चाहते हैं। और ये रूरल एरियाज़ की बात नहीं, मुझे तो लगता है अर्बन एरियाज़ में भी लोगों से अगर हम बात करना चाहें तो देयर इज़ नो वन जो टीबी को लेकर सामने से खुद से आकर बात करेगा। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे टीबी चैंपियंस हम और आपके बीच में होंगे। अगर आप किसी को जानते हैं तो 8887019138 पर हमें मैसेज ज़रूर कीजिए, उनके बारे में हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जाने से पहले जो लोग आपको सुन रहे हैं, टीबी को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? टीबी को लेकर मैं एक जुमला बोलना चाहूँगा कि अगर टीबी को हराना है तो हम सबको मिल के कदम बढ़ाना है। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टीबी को छुपाइए नहीं। जैसे ही कोई लक्षण आपको ऐसा, किसी भी मरीज को या ऐसा किसी भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण होते हैं जो कि खांसी 2 हफ्ते से ज़्यादा उसकी हो रही है, या कि ऐसे बुखार उसका चल रहा है, उसको भूख नहीं लग रही हो, कभी खांसी में खून आया हो, तो इस तरह के कोई भी लक्षण अगर किसी के परिवार में हैं तो तुरंत जाके किसी भी चिकित्सा क्षेत्र में जाके संपर्क करें और अपना निदान कराएं और उसका इलाज कराएं। टीबी का इलाज पूर्णतः संभव है और टीबी को 100% ट्रीट किया जा सकता है, बशर्ते मरीज और डॉक्टर इसके लिए जागरूक रहें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप 8887019138 पर हमें ज़रूर भेजिए। स्वास्थ्य बान में स्मार्ट और KGMU की यही पहल है कि हम सब जागरूक रहें, और सब लोगों को जागरूक करने के लिए हमें आपका साथ भी ज़रूरी है। तो हमारे साथ मिलकर टीबी और उसके बारे में बात करिए। अगर किसी को भी कोई किसी भी तरह की तकलीफ है तो वो यहाँ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी आकर दिखा सकता है, या अपने किसी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ज़रूर संपर्क करें। टीबी वाले जो भी मरीज़ हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि बिल्कुल भी आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपको टीबी हो गया है तो आपका एक सोशल ऑरा ख़त्म हो जाएगा, बहुत लाइफ डाउन हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। अगर आप अपने डॉक्टर की सलाह पर सही से उसका इलाज लेंगे, दवाइयां टाइम पर खाएंगे तो आप डेफिनेटली सही हो जाएंगे। जितनी बातें टीबी के बारे में बताई हैं, उसके इलाज के लिए जो भी चीज़ें बताई, प्रिकॉशंस जो बताएं, उनका ध्यान रखिएगा। और हम सबको मिल के टीबी के मरीजों को मोटिवेट करना चाहिए कि तुम्हें टाइम पर दवा खानी है, तुम दवाइयाँ खाओगे तो तुम एकदम सही हो जाओगे। और ऐसा नहीं है कि हर टीबी के मरीज से आपको टीबी हो ही जाएगा। मास्क लगाना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते ही हमेशा कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में मास्क लगाइए, और जब भी नॉर्मल भी इंसान खांसता है या छींकता है तो भी हम कहते हैं कि मुँह पर कपड़ा रखना चाहिए। यही सारी चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करनी है। आप स्वास्थ्य बान में हमारे साथ बने रहिएगा। सोशल मीडिया पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, KGMU
गूंज नाम से। अभी फिलहाल हम स्वास्थ्य बान पर पूर्ण विराम लगाते हैं, फिर से जल्दी से आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज। ये है लखनऊ के दिल की धड़कन।